हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में। आज का टॉपिक है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के बारे में। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम जो होता है 3 वर्ड से मिलकर बनता है। पहला है हाइपर, दूसरा है एमिसिस और तीसरा है ग्रेविडेरम। तो हाइपर मीन एक्सेसिव, एमिसिस मीन वॉमिटिंग और ग्रेविडेरम मीन्स प्रेगनेंसी। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का सिंपल टर्म होता है एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग तो होती ही है, लेकिन जब प्रेगनेंसी में एक्सेसिव नोजिया एंड वॉमिटिंग हो तो उस कंडीशन को हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। जैसे कि कोई एक लेडी है और प्रेग्नेंट लेडी है और उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है, तो उस कंडीशन को हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कहेंगे। हम ये जानते हैं कि प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें मॉर्निंग सिकनेस जो होती है, मतलब कि सुबह जो थकान आती है, जो नोजिया वॉमिटिंग फील होती है, ये एक मॉर्निंग मतलब कि नॉर्मल सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का। तो इसमें क्या होता है, जो लेडी होती है, जो वुमेन होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो मॉर्निंग के टाइम पे नोजिया और वॉमिटिंग की कंप्लेन करती है। यूजुअली जो प्रायः हम देखते हैं कि जो मॉर्निंग सिकनेस होता है, मतलब कि नोजिया और वॉमिटिंग होता है, ये मैटरनल हेल्थ पर कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट, मतलब कि कोई सीरियस इफ़ेक्ट नहीं दिखाता है। लेकिन जब प्रेग्नेंट लेडी को, प्रेग्नेंट वुमेन को हायर, मतलब कि बहुत ज़्यादा नोजिया और वॉमिटिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाएगी, तो उसका एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो निकल जाएगा, जिससे कि लेडी डिहाइड्रेट होगी और इस तरीके से मैटरनल हेल्थ पर सीवियर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसके डिहाइड्रेशन हो रहे हैं। क्यों डिहाइड्रेशन हो रहा है? क्योंकि मोर वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है वोमेन को। तो अब हम डिफिनेशन देखेंगे हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम इज एन अबनॉर्मल कंडीशन, मतलब कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम जो होती है ये अबनॉर्मल कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, कैरेक्टराइज बाय परसिस्टेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग। और इसमें परसिस्टेंट मतलब कि लगातार नोजिया और वॉमिटिंग देखा जाता है, और नोजिया वॉमिटिंग लगातार होने से वेट लॉस दिखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन दिखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा एंड समटाइम एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन बॉडी, मतलब कि कीटोन बॉडी भी दिखने को मिलेंगी कुछ समय में। मतलब कि कभी कभी कीटोन बॉडी भी एक्यूमुलेशन देखा जाएगा, मतलब कि जिसे हम कीटोसिस कहते हैं। अब प्रेग्नेंट वोमेन है और उसको परसिस्टेंट नोजिया और वॉमिटिंग हो रहा है, तो इस तरीके से वो डेली लिविंग की जो एक्टिविटी होती है, मतलब कि डेली के काम होते हैं, वो सही से वो नहीं कर पाएगी। अब हम देखते हैं क्या डिफरेंस होते हैं मॉर्निंग सिकनेस के और हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्निंग सिकनेस। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मॉर्निंग सिकनेस होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें मॉर्निंग सिकनेस जो होता है नॉर्मल सिम्टम होता है। और हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम जो होता है ये अबनॉर्मल कंडीशन होती है और इसमें परसिस्टेंट नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलती है। मॉर्निंग सिकनेस में नोजिया और वॉमिटिंग जो होती है माइल्ड टाइप की होती है, लेकिन जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन आ जाएगी उसमें नोजिया और वॉमिटिंग सीवियर टाइप की दिखेगी। मॉर्निंग सिकनेस में क्या होता है, नोजिया और वॉमिटिंग जो होता है मॉर्निंग आवर में पाया जाता है, स्पेशली तब जब प्रेग्नेंट लेडी बेड से उठती है। मतलब कि जब बेड से प्रेग्नेंट लेडी उठेगी मॉर्निंग टाइम में, तब नोजिया और वॉमिटिंग जो होता है वो दिखता है। और जैसे ही डे बढ़ता है, मतलब कि दिन के समय में सीवियरिटी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन जो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन होगी इसमें परसिस्टेंट नोजिया और वॉमिटिंग दिखेगी, तो इस तरीके से ये एडवर्स इफेक्ट दिखाता है हेल्थ स्टेटस पे। मॉर्निंग सिकनेस में कोई वेट लॉस नहीं होता है मॉर्निंग सिकनेस में। अब दूसरी तरफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन है जिसमें कि परसिस्टेंट नोजिया और वॉमिटिंग हो रही है, मतलब कि लगातार नोजिया वॉमिटिंग हो रही है, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है। तो इससे जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है और वेट लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इसमें वेट लॉस जो होता है ये कॉमन ही दिखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन दिखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दिखने को मिलेगा, कभी कभी कीटोन बॉडी भी मिलती हैं। मॉर्निंग सिकनेस में जो है डिहाइड्रेशन और कीटोसिस नहीं दिखने को मिलेगा, और हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में कीटोन बॉडी प्रेजेंट होंगी।
मॉर्निंग सिकनेस में हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम में हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखते हैं क्योज क्या होते हैं हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम के, मतलब कि कारण क्या होते हैं हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम के। तो एब्सोल्यूट क्योज जो होते हैं हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम के ये अननोन है, लेकिन प्रोबेबल क्योज जिससे ये कारण हो सकते हैं ये हैं। चूँकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में HCG हार्मोन का लेवल हाई होता है, मतलब कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है इसका लेवल हाई होता है, जिसके कारण हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिलता है। दूसरा है साइकोजेनिक फैक्टर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साइकोजेनिक फैक्टर में एंजाइटी डिप्रेशन आते हैं, जिसके कारण हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिलता है। और हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम की जो प्रॉब्लम होती है ये प्रीमी ग्रेविडा स्टेज में मोर कॉमन होती है। प्रीमी ग्रेविडा स्टेज तब होती है जब मदर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करती है, मतलब कि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करने को प्रीमी ग्रेविडा कहते हैं। और जब मदर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसमें हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। अब हम देखते हैं हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम में रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहले रिस्क फैक्टर में है प्रीमी ग्रेविडा, दूसरा है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिसीज़, मतलब कि प्रीमी जो हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम की है ये प्रीवियस हिस्ट्री है, मतलब कि उसके मदर में या ग्रैंड मदर में हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम देखने को मिला हो पहले। दूसरा है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिसीज़, मतलब कि अगर दूसरी बार लेडी प्रेग्नेंट हुई है और उसमें हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम हुआ है, तो अगर पहली बार में बेबी कंसीव किया है लेडी ने और उसमें हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम की जो डिजीज़ है वो देखने को मिली है, तो बहुत चांस है जब सेकेंड बार लेडी प्रेग्नेंट होगी तो उसमें भी हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन देखने को मिलेगी। दूसरा है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में हो हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन हो तो उसमें भी देखने को मिलती है। तीसरी है अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, मतलब कि लेडी ने बहुत बार प्रेगनेंसी कंसीव की हो तो उसमें हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन देखने को मिलती है। अगली है मोलार प्रेगनेंसी हो, और अगली अनप्लान्ड अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसमें भी हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि क्या साइन और सिम्टम होते हैं हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम के। तो सबसे पहले एक्सेसिव नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है, मतलब कि हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम में बहुत नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलती है। परसिस्टेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग, मतलब कि लगातार नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलती है। और दूसरा यह है कि हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड भी होता है नोजिया और वॉमिटिंग कंटिन्यू रहती है। दूसरा है वेट लॉस देखने को मिलेगा। अगला है हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम की कंडीशन में लेडी डेली की एक्टिविटी नहीं कर पाएगी, एपेप्टाइड लॉस हो जाएगी, मतलब कि भूख नहीं लगेगी, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, इपीगैस्ट्रिक एरिया में पेन दिखने को मिलेगा, फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस दिखने को मिलेगा, लाइट थ्रेडनेस या डिजीनेस, मतलब कि चक्कर आएंगे, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी, और डिहाइड्रेशन के कंडीशन में अगला है हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा जिसे ट्रेकीकार्डिया कहते हैं, हाइपोटेंशन लो बीपी हो जाएगा, सनकन आइज दिखने को मिलेंगी, ड्राई टंग होगी, फटीग थकान लगेगी, इंक्रीज थर्स्ट प्यास बढ़ेगी, फीवर रहेगा, डार्क कलर यूरिन आएगी। परसिस्टेंट नोजिया और वॉमिटिंग के कंडीशन में डिहाइड्रेशन होगा जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के केस में हाइपोनेट्रीमिया, मतलब कि सोडियम लेवल कम हो जाएगा, हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम लेवल भी कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस क्या आएगा हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम में। तो एक्सेसिव नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी, जिससे कि जब एक्सेसिव नोजिया और वॉमिटिंग होगी तो एपेप्टाइड लॉस हो जाएगी, मतलब कि भूख नहीं लगेगी, और डिक्रीज फ्लूइड इंटेक, खाना खाने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, मतलब कि फ्लूइड इंटेक जो होता है, फूड इंटेक जो होता है, खाना खाने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, जिससे दो कंडीशन होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होगा। जब फैट का ऑक्सीडेशन इनकम्प्लीट होगा तो उससे कीटोन बॉडी बन जाएंगी, और कीटोन बॉडी बनने की प्रोसेस को कीटोसिस कहते हैं। अब कीटोसिस की कंडीशन में जो किडनी है, किडनी एसीटोन को यूरिन के थ्रू बाहर निकालेंगी जिससे कि बैड ब्रीदी होगी। दूसरी तरफ इंडोजिनस टिश्यू प्रोटीन में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा,
और नाइट्रोजनस सब्सटेंट का फॉर्मेशन मोर अमाउंट में होगा। और इसके बाद में किडनी के द्वारा नाइट्रोजनस सब्सटेंट का एक्सक्रीशन जो है यूरिन के द्वारा बढ़ा दिया जाएगा। अब हम देखते हैं एसोसिएटिव कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि एसोसिएटिव कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेंगे अगर हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम को अनट्रीट किया गया, मतलब कि उसको ट्रीट नहीं किया गया, तो और भी कॉम्प्लिकेशन बन जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे। तो सबसे पहले व्रिंकल्स, इंसेफेलोपैथी देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब कि ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाएगा, रीनल फेलुलर का रिस्क रहेगा, जॉइंडिस देखने को मिलेगी और स्टमक में स्ट्रेस अल्सर देखने को मिलेंगे, रेटिनल हिमोरेग कंडीशन देखने को मिलेगी और कोगुलोपैथी, मतलब कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में कॉम्प्लिकेशन दिखने को मिलेगा, मतलब कि ब्लड क्लॉट सही से नहीं होगा जिससे कि ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगला है पेरिफेरल न्यूराइटिस कंडीशन देखने को मिलेगी। अब दूसरा हम देखते हैं फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले है लो बर्थ वेट, मतलब कि जो बेबी बोर्न होगा उसका वेट लो होगा। दूसरा है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR कंडीशन होगी, मतलब कि बेबी का जो वेट है वो अच्छे से नहीं बढ़ेगा। ये फीटल प्रॉब्लम इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि मैटरनल वेट जो है सही से नहीं बढ़ा है, मैटरनल वेट में जो है गिरावट आई है, मतलब कि मदर का जो वेट है वो सही से नहीं बढ़ा है। वो क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि एक्सेसिव नोजिया और वॉमिटिंग होने से होती है, जिससे कि लॉस ऑफ एपेटाइज हो जाता है और डिक्रीज फूड इनटेक होता है। अब हम देखते हैं डायग्नोसिस क्या करेंगे। तो पेशेंट की हम डायग्नोसिस देखेंगे। सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेंगे और पेशेंट से ये पूछेंगे कि उसका क्या साइन और सिम्टम है। अगला है हम फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में CBC करवाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवाएंगे और कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन। कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन में अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट, मतलब कि कितना यूरिन आउटपुट हुआ है ये देखेंगे, उसका यूरिन का कलर क्या है, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, यूरिन में कीटोन प्रेजेंट है कि नहीं ये देखेंगे। उसके बाद में ब्लड शुगर लेवल देखेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट देखेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट देखेंगे और अल्ट्रासोनोग्राफी देखेंगे। अब ट्रीटमेंट में हम ये देखते हैं कि जैसे जल्दी से जल्दी जब वोमेन या उसके फैमिली मेम्बर को एक्सेसिव और परसिस्टेंट वॉमिटिंग देखने को मिले तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। मतलब कि जब प्रेग्नेंट वोमेन को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव और परसिस्टेंट वॉमिटिंग देखने को मिले तब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। और सीवियर वॉमिटिंग में, जब सीवियर वॉमिटिंग आ रही है तो उसमें ओरल फीड जो है उसको अवॉइड करना चाहिए और IV फ्लूइड देना चाहिए, जिससे कि वाटर का बैलेंस हो सके, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हो सके और ग्लूकोज लेवल का बैलेंस हो सके। और पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो एक काम, मतलब कि शांत, कूल और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में, वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट में करना चाहिए। और पेशेंट को फर्स्ट 12 से 24 आवर के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए अवॉइड करना चाहिए। एडवाइस करना चाहिए कि जो 12 से 24 घंटे हैं उसमें पेशेंट जो है कंप्लीट रेस्ट करे, मतलब कि पेशेंट को ये बताना चाहिए कि फर्स्ट 12 से 24 घंटे तक के लिए आप कंप्लीट रेस्ट करिए, कंप्लीट बेड रेस्ट करिए। और ड्रग को एडमिनिस्टर करना चाहिए। अब वॉमिटिंग हो रही है तो उसके लिए एंटी एमिटिक ड्रग देनी चाहिए, जैसे कि प्रोक्लोरपेराजाइन और मेटोक्लोप्रामाइड। और एंटासिड देना चाहिए, माइल्ड सीडेटिव देना चाहिए, हाइड्रोकॉर्टिसोन देना चाहिए। विटामिन सप्लीमेंट, विटामिन B1, B6, B12 और विटामिन C देना है। अब पेशेंट और फैमिली मेम्बर जो कि एंजाइटी जिनको हो रही है, डर लग रहा है, उनको इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। वॉमिटिंग के बाद में पेशेंट को ओरल डाइट के लिए इनकरेज करना चाहिए और जो ओरल डाइट है वो लिक्विड डाइट से स्टार्ट करनी चाहिए और धीरे धीरे जो डाइट की कंसिस्टेंसी है उसको बढ़ाना चाहिए। और पहले जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद में फ्रिक्वेंट, मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद में स्मॉल डाइट देना चाहिए।
अब हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो हॉस्पिटल में पेशेंट के एडमिशन के बाद में पेशेंट को असेस करना चाहिए और एक क्विक और कंप्लीट असेस करना चाहिए पेशेंट को। इसमें पेशेंट का हम वाइटल साइन देखेंगे, जनरल हेल्थ स्टेटस कैसा है पेशेंट का ये देखेंगे, और ये हम देखेंगे कि जो साइन और सिम्टम है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, वो कितने सीवियर हैं और कितने ड्यूरेशन तक चल रहे हैं। पेशेंट का एंजाइटी लेवल क्या है और पेशेंट का न्यूट्रिशनल लेवल क्या है, मतलब कि पेशेंट डिहाइड्रेट है कि ठीक है, ये भी देखना है। और ये हमको देखना है कि पेशेंट जो है डेली एक्टिविटी अपना कर रही है कि नहीं कर रही है। और फर्स्ट 24 आवर में इंट्रावेनस फ्लूइड देना चाहिए और कुछ भी ओरल इंटेक नहीं देना चाहिए। और इंट्रावेनस फ्लूइड इसलिए देखते हैं, जब इंट्रावेनस फ्लूइड तभी देंगे जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो। और ये इंट्रावेनस फ्लूइड इसलिए देखते हैं कि वाटर को बैलेंस कर सके, इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज लेवल को बैलेंस कर सके। और जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो तभी ड्रग को एडमिनिस्टर करना चाहिए, जैसे कि एंटी इमेटिक ड्रग हो गई, एंटासिड ड्रग हो गई, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया, माइल्ड सिडेटिव हो गया, विटामिन सप्लीमेंट हो गया जैसे विटामिन B1, B6, B12। ये तभी हमको देना है जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो। अब जब नर्स ड्रग एडमिनिस्टर कर रही हैं तो ये 5R रूल के अकॉर्डिंग ही ड्रग को एडमिनिस्टर करना चाहिए। 5R क्या है? राइट पेशेंट, मतलब कि जो पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है वही पेशेंट हो, राइट डोज राइट हो, राइट रूट होना चाहिए, राइट ड्रग होना चाहिए और राइट टाइम होना चाहिए। अब पेशेंट को एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, वीकनेस उसको लग रही है, रेस्टलेसनेस की कंडीशन है, फटीग थकान हो रही है, तो इसमें पेशेंट को एंजाइटी लेवल हो रहा है, उसको फियर हो रहा है, तो उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। अब वॉमिटिंग के बाद में ओरल फीड को स्टार्ट करना चाहिए। और जब पेशेंट का हम ओरल फीडिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिक्विड और लाइट फूड देंगे और उसके बाद में ही हम फूड की कंसिस्टेंसी को बढ़ाएंगे। और फ्रीक्वेंट मील हम देंगे पेशेंट को खाने के लिए, मतलब कि छोटे छोटे मील हम देंगे पेशेंट को खाने के लिए। और हाई फैटी डाइट को हम अवॉइड करेंगे। पेशेंट के कंफर्ट के लिए हम कंफर्टेबल पोजीशन देंगे पेशेंट को, और काम कूल कंफर्टेबल एंड वन वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। और जब पेशेंट रेस्ट कर रहा है तो उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और पेशेंट का बेड क्लीन होना चाहिए, टाइडी होना चाहिए, व्रिंकल फ्री होना चाहिए और विजिटर की संख्या लिमिटेड करनी चाहिए, मतलब कि जो देखने आए पेशेंट को वो कम संख्या में आए। और HAI को प्रिवेंट करना चाहिए, मतलब कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उससे मदर को प्रिवेंट करना चाहिए। और स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तकनीक प्रोवाइड करनी चाहिए पेशेंट को। और ओनली स्टरलाइज आर्टिकल का यूज करना चाहिए। और पेशेंट अगर कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ से सफ़र कर रही है, जैसे एड्स हो गया और ट्यूबरकुलोसिस हो गया, TB का पेशेंट है, तो उसको अलग करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए। और पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, मतलब कि क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या साइन और सिम्टम है और इससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को व्रिंकल्स, इंसेफेलोपैथी तो नहीं हो रही है, जॉइंटिस तो नहीं हो रही है, रीनियल फेलर की कंडीशन तो नहीं हो रही है, हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन तो नहीं हो रही। अगर ऐसी कोई कंडीशन दिखने को मिले तो इमीडिएट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।